पार्टी लाइन से हटकर लगातार बयानबाजी करना सपा के पूर्व प्रवक्ता रोली तिवारी और सपा नेत्री ऋचा सिंह को भारी पड़ गया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी का विरोध करने वाली रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सपा प्रमुख अखिलेश यादव से कई तरह के सवाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर करने की जो जानकारी है वो दी। ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि श्रीमती रोली तिवारी और मिश्रा और सुश्री ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बता दें कि हाल ही में रोली तिवारी ने अपने ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का एक वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा था, स्वामी प्रसाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को प्रतिबंधित करवाएंगे। 2012 में रोटी कपड़ा सस्ती और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस नारे के साथ अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। क्या मानस का मुद्दा लेकर सपा पुनः सरकार बना पाएगी? इसके साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित के बयान की जमकर आलोचना की। बता दें कि ऋचा सिंह ने प्रयागराज से 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वह बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह से चुनाव हार गई थी। इसी बीच सपा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक सलाह जारी करते हुए कहा है कि धार्मिक व सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से बचने की उन्होंने सलाह दी है। और इन सब को लेकर जब बात शिवपाल यादव से की गई, राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव, तो उनका कहना था कि पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता करता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा था शिवपाल यादव ने जब इन दो नेत्रियों पर कार्रवाई हो गई थी। जो भी पार्टी का कोई भी बात है पार्टी में, तो पार्टी के छत पर रखना चाहिए और अनुशासन में चलना चाहिए। पार्टी अनुशासन में चलना चाहिए। कोई भी बात है तो पार्टी फ्रंट पर रखिए बात को, और संगठन में अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया। पार्टी ने दोनों नेत्रियों को निष्कासित कर दिया। हमारे साथ ऋचा सिंह जुड़ चुकी हैं लाइव, पूर्व सपा नेत्री हैं ऋचा सिंह। इन्होंने भी मुखर होकर आवाज उठाई थी रामचरितमानस के खिलाफ। जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे उनके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई थी। और एक जो कहते हैं कि एक स्त्री होती है और हिंदू स्त्री होती है, अगर कोई भी देवी देवता का अपमान करता हो, स्त्री चाहे कोई भी हो, पढ़ी लिखी हो या फिर काफी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वो विरोध जरूर करती है। ऋचा सिंह उसमें से एक थी जिन्होंने विरोध किया था, लेकिन पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऋचा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी आपका HN न्यूज में। ऋचा सिंह जी, आप बहुत भावुक भी थी उस वक्त जब पार्टी से आपको बाहर किया गया। अब ऐसा लगता है अब ठीक है आप, लेकिन सवाल यह है ऋचा जी कि क्या पार्टी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या कोई नेता बोल भी नहीं सकता है या कोई नेत्री बोल भी नहीं सकती है सपा के अंदर? देखिए एक किसी भी दल में एक इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, आंतरिक लोकतंत्र होता है। और हमारी समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद के विचारधारा पे चलने का नाम लेती है, समाजवादी विचारधारा में राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब भी दल के भीतर कुछ गलत हो तो उसको जो है दल के पटल पर जरूर रखना चाहिए। ये जनतंत्र में आपकी जिम्मेदारी होती है। इसी के चलते जब रामचरितमानस पर कुछ लोगों के द्वारा लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, भरे मन से उसको बैन करने की बात की जा रही थी, और लखनऊ में जिस तरीके से लोगों को उकसाकर उसकी प्रतियां जलवाई गई, इसके बाद मैंने अपनी पार्टी पटल पे विभिन्न कम्युनिकेशन के माध्यम से बात को रखा था। और मैंने जो है सोशल मीडिया पे भी रखा कि हमारे देश में संविधान से देश संचालित होता है और संविधान इस बात को कहता है कि जिसकी भी आस्था
जो है धर्म ग्रंथों में है, या किसी भी पंथ या समुदाय के धर्म ग्रंथों को मानने वाले लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारा देश का संविधान कहता है। मैंने इस बात को अपनी संसदीय लोकतंत्र की भाषा में कहा, और मैं इस बात को अपनी जिम्मेदारी भी मानती हूँ। देखिए, अगर हम लोकतंत्र में दल बनते हैं, राजनीतिक दल होते किसके लिए हैं? जनता के लिए होते हैं। और अगर राजनीतिक दल की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं या आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जिस ग्रंथ को 100 करोड़ से ऊपर की जनता जिसमें भरोसा रखती हो, जिसका नमन करती हो, जिसका आदर करती हो, जिसकी पूजा करती हो, तो ये किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में लोक भावनाओं की आस्था का ख्याल किया जाए। लोक भावनाओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इसको किसी भी दल को समझना पड़ेगा। मैंने इसी बात को रखा था, और उसके बाद मेरा निष्कासन कर दिया गया। मेरा निष्कासन करते समय मुझे कारण नहीं बताया गया, मुझे कोई शो कॉज नोटिस नहीं इशू की गई। और जहां तक मेरे ऊपर एक अनुशासनहीनता का आरोप कल से बार-बार आ रहा है कि अनुशासनहीनता कर दी, अभी जैसा कि आप क्लिप भी सुना रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ, अनुशासनहीनता क्या है? अनुशासन का और लोक भावनाओं की बात करना अनुशासनहीनता है, या फिर अनुशासनहीनता वो है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी भरे मन से जो है कह रहे थे कि हम इसको बैन करवा देंगे। वो कह रहे थे कि रामचरितमानस का सत्यानाश हो जाए। अनुशासनहीनता मेरे विचार में ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी के इतना नैतिक बल नहीं है, समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था कि वो वास्तविक अनुशासनहीनता को पहचान पाती और जो लोग दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई कर पाती। उन्होंने हम 2 महिलाओं के ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन मैं फिर भी इसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि अगर जन भावनाओं की 100 करोड़ जनता की जन भावनाओं के पक्ष में खड़े होने का मुझे ये इनाम मिला है, तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करती हूँ। अच्छा, एक चीज और है ऋचा सिंह जी, देखिए बात की जाती है कि महिलाओं की, और रामचरितमानस में कहा गया कि दलित पिछड़ी महिलाओं का नाम वो कहा गया फिलहाल, लेकिन महिला तो आप भी, भले दलित पिछड़े ना हो, महिला तो आप भी है ना। और अगर आपने कोई बात उठाई है, कोई आवाज उठाई है, तो उसे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें समझना चाहिए कि एक महिला अगर इस तरह की बात उठ रही है, अगर पार्टी के अंदर उठ रही है, केवल आपने नहीं उठाई, इनके विधायक भी उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयान गलत है, उसका खंडन करना चाहिए इनको। मैं बिल्कुल, हम लोगों की भी यही मांग थी। और ये सवाल, देखिए, कोई सी ये बात नहीं है सवाल कि मैं किस जाति से आती हूँ। लोहिया जी ने तो कहा था कि महिलाओं की जाति नहीं होती है, क्योंकि महिलाएं वंचित समाज से आती हैं। वो सारी जो है वंचित समाज से आती हैं, तमाम तरीके के संघर्ष करके आती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसी ने अपनी भावना रखी थी, और अगर हम लोग अपनी, और सिर्फ ये हमारी भावना नहीं थी, ये 100 करोड़ जनता की भावना का रिप्रेजेंटेशन था कि रामचरितमानस का अपमान नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसके साथ पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, पार्टी को इसके प्रति स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन पार्टी ने स्टैंड क्या लिया? जो रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे, पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी हो गई, उनको पद से नवाज दिया। और साथ ही साथ देखिए, समाजवादी पार्टी में कई लोगों के भीतर रामचरितमानस को लेकर बहुत आदर है। लोगों ने इस बात को विभिन्न पटलों पर रखा भी, सोशल मीडिया में भी रखा। लेकिन आपने पुरुष नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपने 2 महिला नेताओं को जो है उनका एक्सपल्शन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मैं अभी तक पार्टी में थी, लेकिन मैं इस बात को कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये महिला विरोधी चरित्र को भी दिखाता है। और अगर आपने उन महिलाओं से इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ना बातचीत की, ना उनको कोई जो है कारण बताया, ना आपने कोई उनसे कोई सवाल का जवाब मांगा, आपने ट्विटर पे एक फरमान जारी कर दिया कि हम आपको अनुशासनहीनता के आरोप, अनुशासनहीनता भी नहीं लिखी उसमें, कि हम आपको एक्सपल्शन करते हैं। हम पार्टी की सदस्यता लेते हैं सक्रिय, हम पार्टी की समाजवादी बुलेटिन के हम जो है सक्रिय सदस्य होते हैं। हम लिखा पढ़ी में पार्टी को ज्वाइन करते हैं। आखिर आपने लिखा पढ़ी में क्यों नहीं मेरा एक्सपल्शन करने की कोशिश की? लेकिन ये बात है कि आप, क्योंकि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं करते हैं। जी। अच्छा, एक चीज और देखिए ऋचा सिंह जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते। और क्या हम ये जानना चाहेंगे, जो ये रामचरितमानस को लेकर जितना आडंबर रचा गया, क्या ये पहले से ही तय कर लिया गया था कि अब हमें जो है इसी पर राजनीति करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई मुद्दे बच नहीं रहे, अब हमें इसी पर राजनीति करनी है, इसी पर चलना है, और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को एक खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एक बात समझती हूँ, जितना जनतंत्र के बारे में मुझे समझ में आता है, 100 करोड़ की जनता की भावनाओं को आहत करके आप कोई राजनीति नहीं कर सकते हैं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस बात को बार बार कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जनता के बीच में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और जनता आपके
जो है आपके सिद्धांतों के ऊपर भी उंगली उठाने लगेगी, अगर लोक भावनाओं का इस तरीके से निरादर किया जाने लगेगा। अच्छा, महिलाओं की बात कर रही है, तब से सपा देखिए महिलाओं की कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, और दो चीज, एक तो ठाकुर और पंडित को लेकर भी राजनीति कर रही है। अभी कानपुर में जैसे एक आपको मालूम ही होगा, प्रशासन की लापरवाही से कितना बड़ा एक कांड हो गया, बहुत दुखदपूर्ण कांड हो गया। तो उसमें अब देखिए किस तरह से वो भी शायद पंडित थे, तो अब उसको लेकर राजनीति करने लगी सपा कि पंडितों को किस तरह से। लेकिन यहां देखिए आप कि किस तरह से रोली तिवारी जी को निकाल दिया गया, आप ऋचा सिंह को निकाल दिया गया। मतलब कि आपको सिर्फ एक आपने पकड़ लिया है कि हमें अब दलितों का, मतलब 85-15 को इन्होंने अलग कर दिया है, अब हिंदुओं को बांटने की राजनीति पूरी सपा पूरे जोर शोर से कर रही है, जो आप लोग को पसंद नहीं आ रही थी। नहीं, देखिए ये बात नहीं है कि कौन सी राजनीति हमें पसंद नहीं आ रही थी। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में सही और गलत क्या है। हम भी चाहते हैं कि संविधान के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर बांटते थे, और हम लोग भी ये चाहते हैं, संविधान भी कहता है और ये समय भी कहता है कि इस देश के दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं, उनके बीच में काम किया जाए, और किसी भी तरीके का धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कोई राजनीति कोई दलितों को एक तरफ करने की नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों दलित भी ऐसा है जो रामचरितमानस में अपनी आस्था रखता है, रामचरितमानस की पूजा करता है। लाखों करोड़ों पिछड़े ऐसे हैं जो रामचरितमानस में अपनी आस्था रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये इस तरीके का पोलराइजेशन, मुझे लगता है कि जन भावनाओं को आप निरादर करके कोई किसी भी तरीके का कोई पोलराइजेशन संभव नहीं होना है। और अगर अगड़ी जाति को लेकर, ठाकुर या ब्राह्मणों को लेकर उनको कोई द्वेष आ चुका है, या फिर उनको लगता है कि हाँ इनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ कि नो एंट्री का बोर्ड लगा देना चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनसे भी ये कह देना चाहिए कि आपका इस जो है समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। फिर खुल के बोलने में क्या दिक्कत है, खुल के बोले कि हाँ हमें जो है ठाकुर और पंडितों की नो एंट्री है, और ठाकुर और पंडित जो कास्ट से जो भी लोग आते हैं वो पार्टी से चले जाएं। इतना तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोहिया को मानकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए थे, जहां पे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर हमने भेदभाव किया होता तो हमने तो समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन की होती, लेकिन हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, और हमने समाजवादी पार्टी में मैं 10 सालों से हूँ, अपनी समर्पण दिया, अपनी सेवा दी, उसके प्रति ईमानदारी की। ठीक है, हमारे साथ तो रोली तिवारी भी जुड़ चुकी हैं, सपा प्रवक्ता थी, अब सपा की तरफ से उनको भी निष्कासित कर दिया गया। रोली जी देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि निष्कासन का जब लेटर आया, ट्वीट के जरिए आपको भी रोली जी बताया गया कि भाई आप खड़ी थी, आपको निष्कासित कर दिया गया, अनुशासनहीनता की बात कही गई। रोली जी, उस वक्त आप मतलब आपको कैसा लगा? क्योंकि जितना मैं जानता हूं आपने काफी साल दिए हैं सपा को, और उसके बावजूद अगर आप कोई बात रख रही उसको सुने ना और आपको निष्कासित कर दिया जाए तो सर मैडम बड़ी बात हो जाती। देखिए, समाजवादी पार्टी मेरी मातृत्व पार्टी इसलिए है क्योंकि मैं कभी भी समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त किसी राजनीतिक दल में कभी नहीं रही, और मैंने प्रारंभ ही अपने जीवन का, जो राजनीतिक जीवन का प्रारंभ है वो समाजवादी पार्टी से किया। सदैव से मैं इनकी बहुत आज्ञाकारी कार्यकर्ता रही, आज्ञाकारी कार्यकर्ता रही। इसके साथ ही साथ सदैव मैंने समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। इसके साथ ही साथ जीवन में जितने भी कार्य हैं, इसके साथ ही साथ जीवन के जितने भी कार्य थे वो मैंने समाजवादी पार्टी के जो हित के लिए थे वो कार्य किए थे। लेकिन उन सभी कार्यों के बाद एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रभु श्री रामचरितमानस के सम्मान की बात आई, तो पहले तो पार्टी में काफी लोगों ने आवाज उठाई, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से प्रभु श्री रामचरितमानस का अपमान किया, लेकिन उसके बाद फिर जो है उनको किसी तरह शांत कर दिया गया, या बताया गया कि पार्टी की लाइन ये है कि हम लोगों को रामचरितमानस में संशोधन की मांग करनी है, रामचरितमानस प्रतिबंधित करने की मांग करनी है। ऐसे समय में बड़ी अजब सी स्थिति थी, एक तरफ धर्म को चुनना था, एक तरफ राजनीति को चुनना था। हमने धर्म को चुना, प्रभु श्री राम को चुना, श्री रामचरितमानस को चुना। हमारी रीढ़ अभी सीधी है, हमारी शिराओं में सनातनी रक्त है, तो हमें निश्चित तौर पर भगवान श्री राम भारत की आस्था के केंद्र हैं, भगवान श्री राम भारत की आत्मा है। श्री रामचरितमानस एक संपूर्ण मानव शास्त्र है,
एक संपूर्ण चरित्र शास्त्र है जो किसी भी मर्यादा पुरुषोत्तम का हो सकता है। तो वो सारी चीजें जो थी उसको लेकर के, क्योंकि हमारा आस्था का ग्रंथ है, हम प्रतिदिन उसको पूजते हैं, हमारे मंदिरों में रखा जाता है, तो मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मेरी बहन छोटी बैठी, उन्होंने भी आवाज उठाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि कल हमें ट्विटर से पता चला, क्योंकि मैं तो 16 वर्षों से समाजवादी पार्टी में हूँ, इसकी 3 पीढ़ियों के साथ मैंने काम किया है। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के तेज प्रताप यादव तक, शिवपाल चाचा तक, रामगोपाल चाचा तक, अखिलेश यादव तक, 3 पीढ़ियों के साथ काम करने के बाद हमें ट्विटर से पता चला कि हमें निष्कासित कर दिया गया। मतलब कि रोली जी, आपको उन्होंने बताना भी मुनासिब नहीं समझा फोन करके? सवाल तो ये है रोली जी कि मतलब 16 साल से एक औरत जिसने अपना पूरा जीवन 16 साल दे दिया हो समाजवादी पार्टी को, जब वो दौर था कि आप चाहती किसी और पार्टी में शायद इतनी मेहनत करती तो कहीं और भी पहुंच सकती थी, लेकिन आपने उस विचारधारा को अपनाया, उस विचारधारा के साथ चली। लेकिन आज जब कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे लोग आ जाते हैं और फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, जब कोई विरोधी सुर उठते हैं तो उसको भी समझना पड़ेगा पार्टी को। यह नहीं कि राष्ट्रीय महासचिव हैं तो ठीक है, सब कुछ वो सही कर रहे होंगे, सुनना पड़ेगा। 16 साल से आप काम कर रही हैं। राष्ट्रीय महासचिव उनको समाजवादी पार्टी में इस विरोध के बाद बनाया जब उन्होंने श्री रामचरितमानस का विरोध किया। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव नहीं थे। अपना भी विधानसभा चुनाव हार गए थे, अपना विधानसभा भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, पहली चीज, यानी अपने आप को स्थापित भी नहीं कर पाए थे। उनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, वो तो विरोध नहीं कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में इतना कहूंगी, पहले राष्ट्रीय लोकदल, पहले जनता दल में थे, फिर बसपा में आए, फिर भाजपा में आए, बीच में राष्ट्रीय लोकदल भी घूम आए। तो कुल मिलाकर के वो दल बदल के नेता हैं। वो जहां अपना फायदा दिखता है, अपनी बेटी का टिकट दिखता है, वहां वो चले जाते हैं और हर जगह इस तरह से धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि दलितों और पिछड़ों की बात उन्होंने बसपा में रह करके नहीं करी। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, महिलाओं के सम्मान की बात और श्री रामचरितमानस की बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रह के नहीं करी। जब वो यानी 500-600 वर्ष पुरानी पंक्तियों को लेकर के आज जब वो आए हैं तो उनका ज्ञान चक्षु अब खुला है। जब वो समाजवादी पार्टी में आए हैं, जब उनको पता है कि एक जाति विशेष का कोर वोटर है, और इस तरीके की भावना फैला करके वो धर्मांधता फैला रहे हैं, वो जातिगत मतभेद फैला रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जातियों को आपस में लड़ाया जाए, हिंदुओं को विखंडित किया जाए। तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत था। लेकिन दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी में हम लोग जो कोर वर्कर्स हैं, जो हम लोग पार्टी के कोर वर्कर्स हैं, जो लंबे समय से पार्टी में हैं, मैंने 2007 से लेकर के 2012 तक का भी पक्ष देखा। मैं किसी और पार्टी में नहीं गई। बहुत मेहनत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाया हम सब लोगों ने। जब उनको मुख्यमंत्री बनवाया तो हमारा नारा था, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। ये लोहिया जी का नारा हमने दिया और हम उत्तर प्रदेश में आए। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बात कही कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम श्री रामचरितमानस को बैन कर देंगे, इसको प्रतिबंधित कर देंगे, उसके विरोध में मैंने स्वर उठाया कि आप कैसे प्रतिबंधित करते, किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। सही बात है। क्या कुरान शरीफ के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर हिम्मत या साहस है, मर्दानगी है कि वो बोल करके दिखाए, कहे सर्तन से जुदा हो जाएगा, सर्तन से जुदा हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब इस तरीके की बात, इस बात पर पार्टी पटल पर भी बहुत बार रखी, मैंने भी रखी, ऋचा ने रखी, पत्रों के माध्यम से रखी, हम लोगों ने जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है उनके माध्यम से रखी। तो हम लोग जब भी ये बात रखते थे तो उसके बाद का जो निष्कर्ष निकल के आता था वो निष्कर्ष यही निकल करके आता था कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में सब लोग चुप हैं। लेकिन अब ये हमारे लिए बड़ी असहज स्थिति होती जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ब्राह्मण ठाकुर बनियों को गाली देते थे, श्री रामचरितमानस का अपमान करते थे, उसकी प्रतियां जलवा रहे थे। तो देखिए, बहुत मंगल पांडे तो एक ही हुए थे जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं गाय के मौत का कारतूस अपने मुंह में नहीं रखूंगा। रानी लक्ष्मीबाई एक हुई थी जिन्होंने कहा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तात्या टोपे हुए थे या चंद्रशेखर आजाद हुए थे। तो थोड़ा सा ब्राह्मणी रक्त है, मेरा सनातनी रक्त है, उबल गया। तो मैंने कहा कि मैं ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे कहा गया कि नहीं, आप भी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का पैटर्न है उस पर बात करिए। मैंने कहा मैं इस पैटर्न पर भी बात नहीं करूंगी, और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे धर्म का अपमान करेंगे, सनातन धर्म का, क्योंकि मैं आपको बता दूं स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके घर में कोई मूर्ति नहीं है, कुछ पूजा नहीं है, वो भगवान श्री राम कृष्ण को काल्पनिक देवता मानते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन यही स्वामी प्रसाद मौर्य इतना स्वार्थी जीव है, इतना कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है कि ये व्यक्ति अपने सर पर इसकी बेटी
बदायूं में श्री रामचरितमानस को रख करके घूम रही थी, इसको वोट चाहिए होते हैं। इनका बेटा जब रायबरेली से चुनाव लड़ रहा था ऊंचाहाट से, तो ये श्री रामचरितमानस का पाठ कराते थे, रामायण का पाठ कराते थे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी में थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते थे। यानी इतना कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति जो धर्म को अपनी बपौती समझता है, जो धर्म को अपने हिसाब से पूजता है, मानता है, और जब चाहता है उसका अपमान कर देता है, ऐसा निकृष्ट व्यक्ति को समाजवादी पार्टी महासचिव बना देती है। और हम जो महिलाएं मुखर स्वर में, जो हमेशा से समाजवादी पार्टी का सनातनी चेहरा रहे थे, वो मुखर स्वर में जो अपनी बात कहते हैं तो हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। और निष्कासन भी देखिए, जब हम लोग सदस्यता लेते हैं तो हमारी रसीद लगती है। जब हम लोग सदस्यता लेते हैं, मैं आजीवन सदस्य हूँ, तो मैं रसीद लगती है, पैसा लगता है, एक बड़ा अमाउंट 50-60 हजार का लगता है, हम जमा करते हैं, रसीद मिलती है उसकी, ये सारी चीजें हमारे साथ है। तो जब आप हमें निकालते तो ट्विटर पे एक लाइन लिख करके निकाल देते, कोई आधिकारिक पत्र नहीं, किस तरह का साइन नहीं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का या किसी महासचिव का साइन नहीं, प्रमुख प्रवक्ता कोई विचार नहीं, आपने 2 लाइन लिख दी। इसका मतलब आपके अंदर नैतिक बल का कितना अभाव था। आप इस ब्राह्मण स्त्री के सामने सर सम्मान से, गर्व से सर उठाकर नहीं खड़े हो रहे थे, आप आंख नहीं मिला पा रहे थे। जो औरत आपके सामने खड़ी थी सनातन की रक्षा के लिए, आप उसके सामने आंख मिलाने की स्थिति में नहीं थे। आप बुला करके कहते, आप नोटिस देते, आप मुझे कारण बताओ नोटिस देते। किसी भी संस्था में हम काम करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि भाई आप बताओ, कारण बताओ, आपको क्यों ना निकाला जाए। तो आपने कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, और आप सीधे आपने 2 लाइन लिख दी ट्विटर पर। जो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि हमारे माननीय जी जो है वो ट्विटर की पॉलिटिक्स करते हैं एसी रूम में बैठ करके, तो आपने ट्विटर पर 2 लाइनें लिख दी। और हम लोग के 16 वर्ष की हमने सिर्फ अपना उम्र नहीं दी, हमने युवा अवस्था दी, अपने जीवन के अमूल्य क्षण दिए, हम आपके लिए लड़े। हमने कभी दल नहीं बदला, हम भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं गए, हम बसपा में कभी नहीं गए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में कभी नहीं गए, हम आपके साथ खड़े रहे। हमने आपके साथ 2007 की हार देखी, हमने आपके साथ 2014 की हार देखी, हमने 17 की हार देखी, हमने 19 की हार देखी, हमने 22 की हार देखी, और हम आपके साथ संबल बनकर के खड़े रहे। उस संबल और उस निष्ठा और समर्पण का आपने चंद वोटों के लालच में ये परिणाम दिया कि आपने 2 महिलाएं जो आपकी पार्टी का प्रखर चेहरा थी, जो आपकी बात रखती थी, आप लोग तो ठीक से उत्तर प्रदेश भी नहीं बोल पाते, उसको भी उत्तर प्रदेश बोलते हो, जो उत्तर प्रदेश में आपकी बात रखती थी, जो आपके सम्मान के लिए खड़ी रहती थी, जो लड़ती थी, जो सनातन का चेहरा थी, जो ब्राह्मण और ठाकुर कम्युनिटी से आती थी, जिनके पीछे कोई यादव और खान नहीं लग रहा है, जिन्होंने कभी आपसे पद की अपनी अभिलाषा नहीं की, जिन्होंने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन जिन्होंने आपसे कहा कि वो आपके लिए सदैव सम्मान के लिए खड़ी हैं, लड़ रही हैं, उनका आप निष्कासन कर देते हैं। और एक धूर्त व्यक्ति जो छद्म समाजवादी है, जो कल जिस पार्टी में जाएगा उसका हो जाएगा, और जो जरूर जाएगा, आप जीतेंगे तो आपके साथ रहेगा, आप हारेंगे तो आपको छोड़ के चला जाएगा। इस प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप अपने साथ महासचिव बनाते हैं और एक साफ संदेश दे देते हैं कि समाजवादी पार्टी में राम की बात करने वाले, प्रभु श्री राम की बात करने वाले, रामचरितमानस की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले लोग नहीं रहेंगे। और जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आप हमको कह देते हैं आप बीजेपी का एजेंडा है, आप आरएसएस का एजेंडा है। मैं इन मूर्खों से पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट किया हुआ धर्म है? सनातन धर्म 6000 वर्ष पुराना है, भारतीय जनता पार्टी की उम्र 43 वर्ष है। क्या भगवा सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का रंग है? भगवा हमारे सनातन का गौरवान्वित रंग है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी एक मंच से कहती हैं कि भगवा जो है जंग का रंग है, जब जंग लोहे में लग जाती है, तो इस तरीके के भाषण का भी मैंने विरोध किया था, चाहे वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी थी, क्योंकि विवेक जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या इस प्रकार की बात करके, जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीट जीत लेंगे उत्तर प्रदेश में, इस मूर्ख व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम भारत की आत्मा में बसते हैं और उत्तर प्रदेश के कण कण में, घर घर में आपको श्री रामचरितमानस मिलेगी, और किसी जाति विशेष के नहीं। दलित समाज में आप जाइएगा, रामायण का पाठ होता है, वाल्मीकि समाज में आप जाइएगा, सुंदरकांड का पाठ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस यदुवंशी समाज में जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिनको ब्राह्मण, वनीय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी ने पूछा, सभी ने जिनका पूजन किया, जिनकी पूजा की सदैव, और सभी ने भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को माना,
वो यदुवंशी अच्छा। जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने रात दिन मेहनत की, वो यदुवंशी कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ। मैं शूद्र तो हूँ। हाँ, वोटों की राजनीति मैं इसी पे आ रहा था। रोली जी, एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी पटकथा है रामचरितमानस को लेकर, जिस तरह से मुखर होकर अब बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और साधु संतों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जो पूरी पटकथा है, क्या इसकी कहानी पहले ही लिख दी गई थी? एक प्रयोग हुआ था मंडल और कमंडल का उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखें। जब मेरी छोटी बहन है और मैं इनसे 10 साल सीनियर हूँ, तो मैंने तो राजनीति को बहुत गहनता से देखा है। नेताजी के साथ जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति किया हो, कल्याण सिंह जी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और मैंने इन दोनों को ही बड़ी करीब से देखा। कल्याण सिंह जी मेरे ससुराल में एटा शहर से सांसद हुआ करते थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोले रोली जी। जी, तो मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। अनुभव, मेरे बाबा ससुर जी नेताजी के मित्र रहे थे, कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ डिफेंस और स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिली है। मेरे नाना आदरणीय विजय नारायण बिश्ना ने राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ उनका काकोरी कांड में नाम आया तो जीवन भर काले पानी की सजा काटी थी। तो मेरी तो शिराओं में वही रक्त है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि एक मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स हुआ करती थी। इसके अलावा जब ये बसपा में हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक नारा दिया करते थे, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो। आपको शायद याद होगा बहुत अच्छे। तो इस नारे के तहत उनको लगता था कि बसपा में सरकार बनी, यही सोशल इंजीनियरिंग वो यहाँ लेकर के आते हैं। तो अब वो नारा तो रिपीट कर नहीं सकते क्योंकि वो नारा बसपा का पेटेंट हो गया है। तो फिर इन्होंने कहा कि एक नई चीज निकाल करके लाते हैं। तो 600 साल पुरानी रामचरितमानस को पंक्ति एक निकाला है, ढोर गमार शूद्र। अब उसमें शूद्र शब्द को पकड़ के कहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आप निकाल दीजिए, वो हमको वोट नहीं देता है। शूद्र को आप पकड़ लीजिए, और कहते हैं शूद्र में सभी आते हैं, मतलब शूद्र में दलित पिछड़ा। तो जिस तरह से मायावती का जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, जिस पर सबकी नजर है उत्तर प्रदेश में, उसको लेने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ये काम कर रहे हैं। अच्छा है, सोशल इंजीनियरिंग है, अच्छा प्रयोग है, अच्छी बात है। अगर आप भाई देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो वोटों की बात करती हैं, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आपने मेरे धर्म ग्रंथ को क्यों लिया? आपके अंदर इतना साहस कैसे आया कि आपने ये शूद्र शब्द चुनने के लिए मेरे धर्म ग्रंथ का अपमान किया, उसकी प्रतियां लखनऊ के चौराहों पर जलवाई? आपको ये इजाजत किसने दी कि आप बौद्ध थे? आप धर्म का सहारा नहीं लेते, आप शूद्र की बात करते, आप दलितों की बात करते, आप पिछड़ों की बात करते। बाबा साहब अम्बेडकर में हम सभी का सम्मान स्वाभिमान है। हम लोग अंत्योदय भी मानते हैं, हम अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचे, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचे, ये भी मानते हैं। लेकिन ये जानना चाहते कि आपने हमारे धर्म ग्रंथ को इसका निशाना क्यों बनाया? और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से वो राजनीति को जीत लेंगे, तो यह संभव है, क्योंकि ये राम की धरती है। उत्तर प्रदेश कृष्ण, भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम, बाबा विश्वनाथ की धरती है। ये बड़ी पावन और पवित्र धरती है। आप दलितों की बात कीजिए, आप पिछड़ों की बात कीजिए, आप अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आप एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग बनाइए जो आपको वोट दे। आप गरीबों की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर चाहे कितना भी राम विरोधी होने का ठप्पा लगता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी किसानों और जवानों की बात करने से पीछे नहीं हटे। जय जवान जय किसान की बात करते थे, मजलूमों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे। नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको पद्म विभूषण नहीं मिलता। तो नेताजी के अंदर कुछ क्वालिटीज थी जो इनको आत्मसात करनी थी, अपने अंदर लानी थी। तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति को, जो वोटों को बांटने की राजनीति करता है, जो जातियों को बांटने की राजनीति करता है, हिंदू तोड़ने की राजनीति करता है, उस मानसिकता के व्यक्ति को लेकर के स्वामी प्रसाद को एक नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कर दिया। मेरा विरोध सिर्फ इतना था कि मेरे धर्म ग्रंथ का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूंगी, प्रभु श्री राम का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूंगी, सनातन धर्म का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूंगी। और मैं बार बार इनसे यही बात कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए, सड़कों पर विरोध कीजिए, जेल भरो आंदोलन करिए, आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, आप जीएसटी पर बात कीजिए, आप महिला उत्पीड़न पर बात कीजिए, आप समाज में जो वैमनस्यता है उस पर बात कीजिए, आपके जो अधिकारों का हनन हो रहा है आप उस पर बात कीजिए, आप विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, आप कोरोना में दवाई न मिलने के मुद्दे पर बात कीजिए। आपने मेरे धर्म ग्रंथ को क्यों छुआ?
और अगर आप इतने बड़े धार्मिक विचारक हैं तो आप बौद्ध धर्म पर टिप्पणी कीजिए, आप कुरान पर भी टिप्पणी कीजिए। वो आए थे जिनको वसीम रिजवी कोर्ट में लेकर के जाते हैं, आप भी सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, आप भी माइक से बोलिए। आपको मिलने के लिए, यानी सबसे सॉफ्ट टारगेट सनातन धर्म है। हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग विनम्र हैं। आपने हमें सुदामा कह दिया, तमाम जो है यादव इकट्ठे हो गए हैं, ऋचा को ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं आप लोग तो सुदामा हैं, लेकिन हम परशुराम भी हैं, हम अगर दधीची हैं, अपनी हड्डियां दे देते हैं, हम सुदामा हैं, अगर अपनी मित्रता निभाते हैं, तो हम लोग फिर परशुराम भी हैं और हम लोग चाणक्य भी हैं। अच्छा, एक चीज और है रोली जी, देखिए बात यहाँ पर जब की जाती है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, यहाँ बात की जा रही है कि भाई ग्रंथ में एक उन्होंने कोई चौपाई निकाल कर ले आए और आज वो चिल्ला रहे हैं, सड़कों पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं, साधु संतों पर बयान दे रहे हैं। ऐसे तो कई ऐसे ग्रंथ, मैं नाम नहीं लूंगा उन ग्रंथों का, कई ऐसे ग्रंथ हैं धर्मों में, उनके ग्रंथ है जिसमें चीजें बड़े स्पष्ट रूप में लिखी हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या वो सब ग्रंथ नहीं दिखते थे? और ये जो रामचरितमानस की चौपाई को लेकर इतना ये हो हल्ला कर रहे हैं, जब ये बसपा में रहे, जब ये बीजेपी में रहे, आरएलडी में रहे, तब इन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी थी? तब इतने सालों से लोग रामचरितमानस पढ़ते आ रहे हैं, क्या तब उन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी थी? जब ये अपने घर में रामायण का पाठ करा रहे थे तब रामचरितमानस नहीं पढ़ रहे थे? तब इनको चौपाई नहीं समझ में आ रही थी? आज ये एकदम से इनको चौपाई समझ में आ गई। और ऊपर से देखिए कि जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, इसमें कूदते हैं, इसका जो हम लोग सोच रहे थे कि इसका खंडन करेंगे, लेकिन वो आके कहते हैं जी हम तो शूद्र हैं, हम तो शूद्र हैं। ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब आप बताइए, ये यादव कुल के लोग हैं जिनका सब नमन करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के सब चरणों में पड़े रहते हैं, और आप आके कह रहे हैं हम शूद्र हैं। इनको शायद ये भी नहीं पता कि इनका कुल क्या है, और फिर इस तरह की बातें करते हैं, पत्रकारों के ऊपर सवाल करने लगते हैं, पत्रकारों के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये क्या मतलब, इस समय सपा किस दिशा में चल रही है आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है रोली जी। देखिए, जब परिवार में कोई संकट आता है, परिवार में किसी की मति भ्रष्ट होती है, तो घर की महिलाएं, परिवार की बहन बेटियां, स्त्रियां कहती हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। मैंने वही बात उठाई। मुझे अगर स्वार्थ होता तो मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी में चली जाती, मैं 2017 में चली जाती, मैं किसी और अन्य दल में चली जाती, मैं विपक्ष में क्यों रहती। दूसरी चीज जो आपने बात कही, वो बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ। आप यदुवंशी इसको स्वीकार करेंगे? आज अगर पिछड़ी जाति में उत्तर प्रदेश में कोई सबसे उन्नत जाति है, सबसे प्रतिष्ठित है, जो क्रीमी लेयर में आती है, वो यादव है। और इनको मुख्य धारा में लाने का काम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु श्री रामचरितमानस का अपमान करना और निरंतर अपमान करना, ये नहीं कि आप एक बार अपमान करते, आप एक बार अपमान करके चुप रहते, 2 बार अपमान करके। मुझे लगता है कि अपमान जो है ये 2024 तक करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ये दिमाग में ये ना बिठा लेंगे कि हमें जातियों को कैसे बांटा जा सकता, धर्मांधता कैसे फैलाई जा सकती है। अब आप मुझे बताइए, जब आप श्री रामचरितमानस को जलाएंगे तो उसके समर्थक उसको बचाने के लिए आएंगे, तो दंगे जैसी स्थिति है। तो हो सकता है इसके पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ये कॉन्सेप्ट हो कि हम दंगा फैला दें। तो ये एक मानव विरोधी भी काम है। ये व्यक्ति सिर्फ सनातन धर्म द्रोही नहीं है, श्री राम द्रोही नहीं है, रामचरितमानस द्रोही नहीं, राष्ट्रद्रोही भी व्यक्ति है। इसलिए मैंने इनके ऊपर रास्ता लगाने की मांग की, क्योंकि जो राष्ट्रद्रोही होगा वही चाहेगा कि दंगे फैलाए जाए, धार्मिक उन्माद फैला करके। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब क्योंकि पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, अखिलेश यादव जी ने अपना रुख साफ कर दिया है, ये उनका अंतिम प्रयोग है। पहले बसपा के साथ प्रयोग कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ प्रयोग कर चुके हैं, उसके बाद 2022 में छोटे छोटे दलों को मिला करके प्रयोग कर चुके हैं, राजभर जी उनसे अलग हो चुके हैं, अभी उनका अंतिम प्रयोग है। मैं ईश्वर से कामना करूंगी उनके सारे प्रयोग सफल हों, क्योंकि मैं तो उसी पार्टी का अभी तक मैंने उसको खड़ा करने में उतना ही योगदान दिया है जितना अखिलेश यादव जी का योगदान है। वो अध्यक्ष है लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, तो जो अंतिम पंक्ति का अंतिम कार्यकर्ता होता है उसका भी उतना ही योगदान होता है एक पार्टी के अंदर। नहीं, वो लोग तो चांदी के चम्मच लेकर आए थे मुंह में मैडम, उनको क्या है, जो काम आपने किया है रोली जी, हम लोगों ने तो देखा है, और मैं तो जानता हूं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों ने जो काम किया है, और सपा को खड़ा करने में, और जिस तरह से सपा को आगे बढ़ाने में, महिलाओं को साथ में जोड़ने में, महिलाओं को आगे लाने में,
आप मुखर होकर हमेशा बोलती रही हैं, तो अखिलेश यादव ने वो काम नहीं किया। अखिलेश यादव तो आए और उनको एक मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, और आज भी वो उस तरह, जिस तरह से मैंने देखा है सपा को, किस तरह से बसपा के समय में लाठियां खाती थी सपा, सड़कों पर उतरती थी मुद्दे को लेकर, और यही नतीजा रहा कि 2012 में सपा की सरकार आ गई थी, क्योंकि वो मुद्दों को भुनाना जानती थी, वो मुद्दों को सड़कों पर लेकर उतरना जानती थी। आज तो बंद एसी में काम हो रहा है, एक ट्वीट के जरिए काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये रोली जी, एक चीज और भी है। देखिए, मैंने पूछा, एक सपा नेता थे, डिबेट में बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप 3 काम ऐसा गिना दीजिए जो सपा की तरफ से दलितों के लिए किया गया हो। वो मैडम 3 काम नहीं गिना पाए कि दलितों के लिए किया गया 3 काम। मैंने पूछा कि गिना दीजिए क्या 3 काम आपने किया है दलितों के लिए, वो 3 काम नहीं गिना पाए। और फिर यही पार्टी कहती है कि दलित और पिछड़े जाति को हम साथ लेकर लड़ रहे हैं, फिर रामचरितमानस पर चौपाइयों को बात ये उठा रहे हैं। देखिए, समस्या तो है ही, और आवाज हम लोगों ने उठाई है। अब आवाज उठाने के बाद भी ये पार्टी का रुख स्पष्ट। अभी तक एक चीज और अच्छी बात हुई थी, आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी का बयान आया था कि भाई कोई भी पार्टी होती है वो शंकर भगवान की बारात होती है, उसमें सभी तरीके के लोग होते हैं और सबकी आवश्यकता होती है, सबकी उपयोगिता होती है। तो पहली चीज तो जो आपने अभी बात कही कि हमें ऐसी उम्मीद थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य से अपना किनारा कर लेंगे अखिलेश यादव जी, लेकिन उन्होंने किनारा नहीं किया, वो स्वयं को उस शूद्र वाले पैटर्न पर ले आए। लेकिन उससे बड़ी जो उन्होंने गलती की है, जो कालांतर में उनको, अभी तो उनके जो सलाहकार हैं वो चाटुकार हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जो सच्चे सलाहकार होते हैं वो कभी चाटुकार नहीं होते, और जो चाटुकार होता है वो कभी आपका सच्चा सलाहकार नहीं हो सकता। मैं कई बार उनको समझाती हूँ, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सलाहकार थे, और युद्ध का जो परिणाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो आपके सामने है। तो कोई भी युद्ध, राजनीति भी एक युद्ध की तरह ही लड़ना पड़ता है, उसमें अपने सलाहकारों को, बहुत संयमित सलाहकारों को रखना पड़ता है जो आपको सही राय दे। तो जब मैंने पार्टी पटल पर ये बात रखी कि श्री रामचरितमानस का अपमान हमारी पार्टी के लिए भारी पड़ेगा, नुकसानदायक होगा, तो मुझे तो पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि निकालने के पीछे आप खुद, आप एक पत्रकार हैं, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि क्या हमें या ऋचा को पार्टी से निकाल करके उन्होंने अपना नुकसान किया या हमारा नुकसान किया? ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है आपके सलाहकार कह रहे हो कि आपने, मुझे कल फोन आया पार्टी के कुछ नेताओं का कि देखिए आपकी राजनीतिक जीवन का आज अंत है, आज आपके राजनीतिक जीवन का अंतिम दिन है। मैंने कहा, मैंने तो प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा है, प्रभु श्री राम के लिए निकाली गई हूँ। मैंने सुना है कि किसी पत्थर पर राम लिख दो वो भी तैरने लगता है। तो मैंने तो ये सुना है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने, तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर ये मेरे जीवन का अंत है, राजनीतिक जीवन का, तो मुझे वो भी स्वीकार है। और प्रभु श्री राम के लिए मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है कि मैं अपने धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करके मन मार के उस पार्टी में रहूं। अगर मैंने विरोध किया है, मैंने सही के लिए विरोध किया, सत्य के लिए विरोध किया है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ठीक है, आज प्रभु श्री राम के लिए मैंने ये प्रण लिया है, आज मुझे ये अपमान झेलना पड़ा है, मैं इसको भगवान, आज तो शिवरात्रि, भगवान शिव की तरह अपने कंठ में रखती हूँ, और आने वाले समय में अगर मेरा त्रिनेत्र खुल गया तो आप सोच लीजिए इनका क्या हाल होगा। मतलब तो त्रिनेत्र खुलेगा रोली जी, हम लोग उम्मीद करें त्रिनेत्र खुलेगा। विनय न मानी जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सब भय में। जो पंक्तियां जो सुना रहे हैं, इन पंक्तियों पर ये जो बात कर रहे हैं, उसी उन्हीं के पास, उसी संवाद में, श्री राम और समुद्र संवाद में भी ये पंक्तियां हैं सुंदरकांड में। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज ये समझ लें कि ये पार्टी के लिए नुकसानदायक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो चले जाएंगे, वो तो जो है आने जाने वाले नेता हैं, अस्थायी नेता हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को, हम जैसे काडर के लोगों को जो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, निष्ठावान थे, समर्पित थे, उनको हटा करके अब इन्होंने क्या निर्णय लिया है। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कल से 60 से 70 मीडिया चैनल, मीडिया के लोग, पत्रकार मेरे घर पर थे। मेरे पास सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक समय नहीं था कि मैं किसी को 10 मिनट दूं, किसी को 15 मिनट दूं। तो आप मुझे बताइए, निष्कासित करके इन्होंने अपना नुकसान किया कि हमारा नुकसान किया?
एक सोच की बात है। जो लोगों ने इनको सलाह दी कि इनको ट्विटर पर 2 लाइन लिख के इन महिलाओं को निष्कासित कर दो, तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा महिला विरोधी चेहरा सामने आया है, सवर्ण विरोधी चेहरा सामने आया है, सनातन विरोधी चेहरा सामने आया है, श्री रामचरितमानस विरोधी चेहरा सामने आया है। और ये भी सलाहकारों ने नहीं बताया। अरे आप एक काम कर देते, अगर आप उनके किसी वक्तव्य को कह देते कि वही व्यक्तिगत वक्तव्य है, तो हम लोगों के लिए भी कह देते कि भाई इनकी व्यक्तिगत। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि भाई जब ये बोला जा रहा है कि मैंने कई सपा के नेताओं से जब पूछा तो ये कह रहे थे ये उनका अपना निजी बयान है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब उनका निजी बयान हो सकता है तो आपका निजी ट्वीट क्यों नहीं हो सकता है? आपका भी ये निजी ट्वीट है। वो उस पर अखिलेश यादव तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। यही मैं इसी सवाल पे आ रहा था। मैंने ट्वीट में लिखा, मैंने ट्वीट सबसे पहले ट्वीट ये किया कि मेरे जो भी ट्वीट में इन दिनों लिख रही हूँ ये मेरे निजी वक्तव्य हैं। मैं आपको वो भेज दूंगी, आप ट्विटर पे देख लीजिए। इनका किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो ना माना जाए, पक्ष ना माना जाए। तो स्पष्ट सी बात है, मैं एक स्वतंत्र देश में रहती हूँ। मैं भारत की, आपकी समाजवादी पार्टी की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत की एक स्वतंत्र नागरिक हूँ। संविधान मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आप मेरे किसी भी ट्वीट में देख लीजिए, या आप ये देख लीजिए कि इतनी देर से आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं, क्या कहीं आपने मेरे शब्दों में कोई ऐसी निकृष्टता पाई जहां पर आप इंगित कर सके कि रोली जी आपके ये शब्द ठीक नहीं थे? तो मैं ईश्वर की कृपा से साहित्य की विद्यार्थी हूँ, मैंने शब्दों को पढ़ा है। मैं निकृष्टतम शब्द का भी उत्कृष्टतम रूप लेकर के आ सकती हूँ। मुझे अगर किसी महिला के लिए निकृष्टतम शब्द का प्रयोग करना होगा तो मैं नगर वधू का प्रयोग करूंगी, मैं उसके लिए वो निकृष्टतम शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं सभी साहित्य की विद्यार्थी इन चीजों को जानती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान था, आप खुद सोचिए, मैं अगर आपके माध्यम से बहुत लोग मुझे देख रहे होंगे, अगर वो ये कह देते कि रोली तिवारी का भी या ऋचा का भी जो श्री रामचरितमानस को लेकर आस्था है वो उनका निजी बयान है और निजी आस्था है, तो इससे पार्टी को लाभ होता या हम लोग को निकालने के बाद पार्टी को लाभ होगा? आप खुद बताइए। चलिए एक व्यक्ति आज आपसे प्रश्न पूछता है, बताइए। रोली जी देखिए, हम लोग जितना मैंने आपको देखा है और ऋचा को जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने आपको काम करते देखा है, तो देखिए मैं तो बस यही कहूंगा कि सद्बुद्धि दे अखिलेश यादव को भगवान, और ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि दे कि कम से कम महिला विरोधी तो मत बनिए। और अगर कोई महिला और कोई भी अगर पार्टी में अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम को देखिए, और अगर सबके साथ एक व्यवहार रखिए, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि जो अगर आपके पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं, जैसा कि शिवपाल यादव ने कहा था कि नहीं वो तो व्यक्तिगत बयान है, पहले उन्होंने खंडन किया था, फिर कहा था व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जब व्यक्तिगत बयान उनका हो सकता है तो रोली तिवारी का क्यों नहीं हो सकता है? और जब आपने खुद ट्विटर पर लिखा है मेरा व्यक्तिगत बयान है, तो इस पर इतना बवाल क्यों? यानी कि यह पसंद आपके राष्ट्रीय महासचिव को नहीं आया। एक बात बता दूं, राष्ट्रीय महासचिव पिछले करीबन 18 से 20 दिन से एक लेटर लेके घूम रहे हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि रोली तिवारी मिश्रा ने मेरे खिलाफ लिखती हैं, बोलती हैं। तो उन्होंने श्री रामचरितमानस के समर्थन में नहीं बोला। मैंने कहा मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं हूँ, मैं श्री रामचरितमानस के सम्मान और समर्थन में बोल रही हूँ। मैं उनके खिलाफ उन्होंने मेरी कौन सी, देखिए, खेत हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है, मुझे क्या मतलब है? मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वो पूर्वांचल में रहते हैं, मैं आगरा में रहती हूँ। वो एक डिफरेंट जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, मैं डिफरेंट जाति की पॉलिटिक्स करती हूँ। मैं महिलाओं की राजनीति करती हूँ, वो महिला है भी नहीं, है ना। अगर वो महिला बन जाते अपना लिंग परिवर्तित करके तो एक बार को होता कि भाई चलो हमारे बीच में कोई राइवलरी, पॉलिटिकल राइवल। वो बड़े सीनियर लीडर हैं, उम्र में देखा जाए तो मेरे पिता की उम्र के होंगे, क्योंकि संघमित्रा मौर्य मेरे बराबर की हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा उनसे कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। मैंने उनको हाथ जोड़ के इतना कहा, आदरणीय हमारी मानस को आप बख्श दीजिए। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण शाकुर मणियों को ब्लैक मार के बाहर निकालो। साको शाह नहीं बोल पाते हैं वो, अगर आप कभी देखिए। और मैंने उनको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। मैंने कहा आदरणीय मैं आपको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूँ, लाइव चैनल पर जनता के सामने आप मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। अगर मैं जीत गई तो आप अपमान करना बंद कर दीजिएगा श्री रामचरितमानस का, और अगर आप हार गए तो अगर मैं हार गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती भी स्वीकार नहीं की, लेकिन उस शास्त्रार्थ की चुनौती के बाद वो 18 दिन तक मेरा एक लेटर लेकर के घूमते रहे कि रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया जाए। जब उनसे एक
पत्रकार ने पूछा कि आपको डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा आपसे कहती हैं, आपके लिए कह रही हैं कि आप वो श्री रामचरितमानस का जब तक विरोध करेंगे मैं उनका विरोध करूंगी। तो बोलते हैं कि वो कौन है, वो तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा है, उसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं, ये मेरी तौहीन होगी। ये उनके शब्द हैं, आप गूगल पे ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता का सम्मान करता है, जो व्यक्ति अपनी पार्टी की 2 महिला नेताओं को निकलवाने के लिए रात दिन एक करके निकलवा देता है, वो व्यक्ति महिला सम्मान की बात करता है, पहली चीज। दूसरे, लोकतंत्र की बात की जाती है, हम लोकतंत्र बचाएंगे। पहले आप पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को तो बचा दीजिए भाई। ये आंतरिक लोकतंत्र था, हम लोग कोई दंगा फसाद तो कर नहीं रहे थे, हम लोग प्लॉट पे कब्जे तो कर नहीं रहे थे, हम लोग गुंडई तो कर नहीं रहे थे। हम 2 संभ्रांत परिवार से आई हुई महिलाएं थे जो आपका हमेशा पक्ष रखती थी। डिम्पल जी के लिए, जो डिम्पल जी पहली बार अपने चुनावों में बाहर निकली थी, इस बार ये तो कभी चुनाव में बाहर निकलती नहीं अपने महल से, लेकिन पहली बार वो निकली थी बाहर, जनता के बीच में भी गई थी चुनावों में। हम लोगों ने रात दिन गली मोहल्ले खड़ंजे बस्तियों में जा जाके सवर्णों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ, साधुओं के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, ठाकुरों के यहाँ वोट मांगे हाथ जोड़ जोड़ करके। तो जब हमने इतना कुछ मेहनत करके वोट मांगे हैं और मैनपुरी में एक बड़ी मात्रा में हमें सवर्णों ने वोट दिए, तो आपको क्या अधिकार बनता है उनका अपमान करने का? अच्छा। आपको ये क्या अधिकार बनता है ये कहने का कि हमें ये जातियां वोट नहीं देती हैं? अरे कोई जाति अगर आपको वोट नहीं देती है, मैं भी मेरा भी टिकट हुआ था और मुझे लोग कहते थे कि दीदी आप इस बस्ती में मत जाइए, हमारा वोट नहीं है। मैं कहती थी नहीं, मुझे इसी बस्ती में जाना है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे प्रभाव से, मेरी बातों से, मेरी स्वीकार्यता से, मेरे प्रणाम से मैं उनको जब उनका ध्यान रखूंगी तो हो सकता है वो मुझे वोट दें। तो हमारा, मैं पार्टी पटल पर एक बात कहती थी, मैं कभी भी मुस्लिमों और यादवों की बस्तियों में नहीं जाती थी वोट मांगने। मैं हमेशा ब्राह्मणों और ठाकुरों की बस्तियों में जाती थी कि मैं उनको अपनी बात से इतना प्रभावित कर सकूं कि समाजवादी पार्टी भी आपके हित का चिंतन कर सकती है। तो जो मेरा लक्ष्य हमेशा बीजेपी के कोर वोटर को समाजवादी पार्टी में लाना होता था। तो एक महिला जो इतनी प्रबलता से आपका पक्ष रखती थी, जो पूरी मैनपुरी चुनावों में यही काम करती रही कि भारतीय जनता पार्टी के एक महिला अध्यक्ष मुझसे कहती है कि रोली जी आपके कहने पर इस बार मैं सपा को वोट दूंगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं थी जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैनपुरी में कह रहे हैं कि दीदी आपने मुलायम सिंह जी की याद दिला करके हमें इमोशनल कर दिया, अगला चुनाव जैसा हो लेकिन इस बार हम सपा को वोट देंगे नेताजी के नाम पर। तो मैंने वो वोट जो मैं आपको लेके आई हूँ 3 लाख से डिम्पल यादव जी ने जीती, हम कार्यकर्ताओं की मेहनत जीती है। बिल्कुल 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 ठीक है। और क्या आप एक या 2 जाति के वोट से आप जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। आप तभी जीतते हैं, लोहिया जी को पढ़िए, आप तभी जीतते हैं जब समस्त जातियां, समग्र जातियां आपको अपना मान करके वोट करती हैं। 2007 में मायावती जी अगर सरकार बना पाई थी तो उसका कारण ब्राह्मण था। 2012 में अगर अखिलेश यादव जी सरकार बना पाए तो हम जैसे ब्राह्मण थे जो आसपास उनको इकट्ठे होकर के उनके लिए वोट मांग रहे थे। 2017 में जब सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी की, तो ब्राह्मण पूरी तरीके से वहां से हट करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बीजेपी की तरफ रुख कर गया था। तो आपको उस पर चिंतन करना चाहिए था कि क्यों हमारा जो ब्राह्मण 2012 में हमसे जुटा है, ब्राह्मण फ्लोटिंग वोट जरूर होता है। आपके तमाम हजारों यादव लोग हमको गालियां लिख रहे हैं, कह रहे हैं तुम तो 5% और 10% क्यों बोल रहे हो इतना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं 15% है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं कि एक ब्राह्मण कम से कम अपने गांव गली मोहल्ले के 10 लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर यही तो बात है रोली जी, अब यहाँ पर परसेंटेज में आ गए हैं, ब्राह्मण इतने हैं, ठाकुर इतने % है, हिंदू तो गायब हो गया है और सब अब उसमें आ गए हैं। देखिए बीजेपी का साफ कहना है वो तो हिंदू की राजनीति करती है, उसके लिए चाहे ब्राह्मण हो, पंडित हो, शूद्र हो, उसके लिए तो सब हिंदू हैं, उसको तो सबका वोट चाहिए। लेकिन रोली जी कभी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा नहीं कि तुम इतना शूद्र बोल रहे हो, तुम इतना दलित और इतना पिछड़ी अगड़ी जाति बोल रहे हो, कभी भी तुमने आज तक तुम ये बताओ कितनी बार तुम गए हो दलितों की बस्ती में, या कभी दलितों के बस्ती में एक दिन तुम रुक के ये तुमने देखा है कि दलित कितना सुखी हैं, कितना दुखी हैं? कभी आपने पूछा नहीं इनसे कि तुमने कभी गए आप ऐसी जगहों पर? स्वामी प्रसाद मौर्य किसी मामले में दलित नहीं है। बेटी उनकी सांसद है, खुद कितनी बार के मंत्री है, करोड़ों की अकूत संपत्ति उनके पास है, किस मामले में ना दलित है ना वो वंचित है। वो जाति का तमगा लेकर के राजनीति खेलना चाहते हैं। नंबर 1, मैं अभी एटा विधानसभा की प्रभारी थी, एटा विधानसभा चुनाव की 2022 में।
मेरे प्रत्याशी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम लगाया जाए। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम लगाया। उसी दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय से फोन आया सेफई से कि आप राष्ट्रीय महासचिव जी का कि आप थोड़ा सा पार्टी कार्यालय पे काम है, आप इधर आ जाइए। तो मैं वो उनका कार्यक्रम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एटा में लगा करके पार्टी कार्यालय चली गई। तो जब मैं लौट के आई तो वहाँ के जो ब्राह्मण और जो सवर्ण जाति के लोग जो मैंने उनकी सभा में बिठाए थे, वो आकर के मुझसे कहते कि बेटा आज के बाद तेरी किसी सभा में हम नहीं जाएंगे, ये आदमी बड़ा बदतमीज है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले ये तो गालियां दे रहा था सवर्णों को। तो फिर मैंने उनसे जाकर के फिर कहा भी, ये बात उन तक पहुंचाई भी कि आप ये बताइए कि कोई भी जब हम लोग आपके लिए राजनीतिक सभा का आयोजन करते हैं, आपको बुलाते हैं, तो आप सवर्णों गाली क्यों देने लगते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि भाई यहाँ पर तो सभी जाति के लोग किसी सभा में बैठे होंगे, वो कितना परेशान होंगे, उनको कितना खराब लगता होगा। लेकिन उनकी अपनी एक अलग तरीके की राजनीति है। मैं तो ईश्वर से, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगी। देखिए प्रभु श्री राम ने तो सबको सद्बुद्धि दी है, इनको भी देंगे। हो सकता है हार के बाद सद्बुद्धि आए। लेकिन रोली जी बात तो यही है ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे मैंने बताया आपको कि सपा नेता अक्सर डिबेट अब हो ही रही है रामचरितमानस को लेकर। सपा नेता से जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई कभी स्वामी प्रसाद मौर्य गए नहीं और उनको जाना चाहिए और कम से कम बैठ के वहाँ का दुख दर्द तो समझे दलितों का। आप कह रहे हो दलितों की राजनीति करना है, पिछड़ों की राजनीति करना है, अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकल रहे। अगर छोटे कार्यकर्ताओं की बात करूं तो कुछ जो कार्यकर्ता है वही बेचारे जा जाके अपना धूप हो चाहे ठंड हो उसमें जाकर पूरा जी जान लगा रहे हैं। आप लोग निकल नहीं रहे और फिर आप कहते हैं कि नहीं जी ये देखिए इसमें रामचरितमानस में ये है और क्या नाम है, इनका अपमान हो रहा है। तो सवाल ये था कि भाई क्यों नहीं जाते हैं? तो उनका कहना था कि आपने सजेशन बहुत अच्छा दिया है मनीष जी, और ये बात मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कहूंगा कि आप जाइए दलितों के बस्ती में। आप सोच सकती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो दलितों की बात करते हैं उनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये एक कहानी होती है और ये एक गढ़ दी जाती है एक पार्टी कार्यालय के अंदर। देखिए मैं आपको याद बताऊं कि अभी लगभग 3-4 साल पहले एक बच्ची थी संजली, वो उसको जला के मार दिया गया था, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था, उसकी दलित समाज से आती थी पहली बार। तो वो जब मुझे पता चला आगरा के मलपुरा में, जैसे आपने बताया कि आपने मुझे महिलाओं के लिए काम करते देखा, आगरा के मलपुरा में, क्योंकि आगरा में रामजीलाल सुमन जी हैं, दलितों का चेहरा है, लेकिन वो भी नहीं गए, बहुत सारे लीडर्स नहीं गए। मेरे रामता यादव उस समय आगरा के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका फोन आया और मैं अपना लाभ लश्कर लेकर के वहाँ चली गई। पुलिस ने हमारी गाड़ियों को रोक दिया, बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते खेत से होते हुए मैं उसकी डेड बॉडी तक पहुंची। पुलिस उसको अंतिम संस्कार करने के लिए बोल रही थी, हम लोग मुआवजा मांग रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की बात है। और उसके बाद फिर धक्का मुक्की में पुलिस ने रात को, एक पुलिस अधिकारी मेरे पास आया, जो जब मैं महिला आयोग की सदस्य के तौर पर जब मैं वहाँ बैठती थी तो वो मेरे एक ऑफिसर हुआ करते थे, मेरे नोडल अधिकारी हुआ करते थे, तो मुझसे बोले कि मैडम आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि हम लोग लाइट बंद करके अब लाठीचार्ज करने वाले हैं इस धरना प्रदर्शन में, तो आपके चोट लग सकती है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है, दलितों की बात है, अकेली दलितों के बीच में एक ब्राह्मण नेता थी, आपको चित्र भी दिखा सकती हूँ। और उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ती रही। उस दौरान जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसके बाद धक्का मुक्की हुई, उसमें मेरे पैर करीबन 6 से 7 इंच फट गया, जिसमें कि सारे 22 टाँके मेरे पैर में आए हुए हैं, आज भी वो निशान जिंदा है। तो दलितों की लड़ाई हम लोग जो लड़ रहे थे, हम लोग जिस सरकार में दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई नगण्य हो गई। हम लोग जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी लड़ाई नगण्य हो गई। और क्योंकि हम श्री राम और श्री रामचरितमानस के सम्मान में बोलने लगे, वो बहुत आगे निकल गए। ठीक, रोली जी समय कम है, बस 10 सेकंड में ये जानना चाहेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा है, सनातन के लिए काम करूंगी। अब पार्टी से तो निकाल दिया ही गया है। कल मुझे किसी ने कहा कि आप अपने स्टेटमेंट्स वापस लेकर के बताइए तो पार्टी में बात करें। आप श्री रामचरितमानस का अपने स्टैंड वापस ले लीजिए और इस विषय पर उतर आइए कि हम जो हैं श्री रामचरितमानस में संशोधन की मांग करते हैं, इसको प्रतिबंधित किया जाए। ये एक ऐसी किताब है जो जातिगत झगड़ा फैलाती है। आप ये स्टेटमेंट अब देना शुरू कर दीजिए। मैंने उनको क्षमा मांग ली, मैंने कहा कि आपने निष्कासन किया, प्रभु श्री राम की आस्था सम्मान के लिए ऐसे 1000 निष्कासन स्वीकार है और मैं ऐसे स्टेटमेंट किसी भी तरह के नहीं दे सकती।
ना पार्टी दबाव में, ना मेरी अंतरात्मा। और जब अंतरात्मा ही आपसे प्रसन्न होकर के राजनीति नहीं करेगी तो फिर उस राजनीति का कोई मकसद नहीं बनता है। हालांकि आप मेरी विचार और भावनाओं का सम्मान कर सकते थे। मैं देखिए, पार्टी में सभी तरह की विचारधारा चाहिए होती है और विचारधारा से कभी कोई पार्टी चलती आज नहीं। देखिए, आज इन्होंने जरूर रोली तिवारी मिश्रा को निकाल दिया है, लेकिन जब ये चुनाव के पटल पर जाएंगे, चुनाव क्षेत्रों में जाएंगे, 2024 में जाएंगे, तो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से सवाल आएगा कि सनातन धर्म का सम्मान करने वाली रोली तिवारी मिश्रा को आपने क्यों निकाला और इस सनातन का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों रखा। बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं आपका भविष्य आगे बहुत अच्छा हो, उज्जवल हो। ऋचा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, ये दो वो महिला हैं, कद्दावर महिला थी सपा की, जिन्हें निकाला गया था। उनका आज हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों निकाला गया। और ये जो रामचरितमानस का विवाद चल रहा है, इसको लेकर अगर आप मुखर होकर बोल रही हैं तो फिर क्यों आप पर कार्रवाई हो? और भी तो लोग बोल रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये पार्टी महिला विरोधी है और इस सब चीज की बानगी बहुत पहले ही रख दी गई थी। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत।